नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में मैं आपको ले जा रहा हूं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ, और न्यूमेरिकल भी है, ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो भाई मैं चालू करता हूं आज की क्लास, और देखिएगा ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, वो भी सीखेंगे। बेटा आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बस लाइव क्लास के साथ साथ भी ये वाली क्लास के साथ भी लगो। ये रिकॉर्ड के फॉर्म में आपके पास क्लास आ रही है। तो चलिए, आप ये फॉर्मूले जानते हैं, सारे फॉर्मूले आपको बता दिया गया है पिछली क्लासेस के तहत। और अब क्वेश्चंस देखते हैं और इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैं आपको प्रश्नों को थोड़े फास्ट ले जाऊंगा, उनको समझाने का होगा, जरूर समझाते जाऊंगा। यस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या लिखा हुआ है, विलियन के लिए बॉयल वान-टॉफ नियम के अनुसार तनु विलियन का परासरण दाब होगा। अब एक चीज यहां पर सीखने को मिला हमें, पहले प्रश्न में एक चीज जो सीखने को मिलता है उसको सीखें। पहला तो यह सीखने को मिला, वान-टॉफ का पूरा नाम है यहां पर बॉयल वान-टॉफ, क्योंकि वान-टॉफ नियम का कौन सा, परासरण से संबंधित, परासरण दाब से संबंधित एक आपके पास है नियम, वो है वान-टॉफ का नियम। एक वान-टॉफ घटक होता है जो संयोजन और वियोजन के लिए होता है, आई वाला, तो वो अलग पार्ट में आ गया। अब वान-टॉफ नियम, इन्हें इसी चैप्टर में दो बार वान-टॉफ शब्द आता है। एक वान-टॉफ नियम है जो परासरण दाब के लिए होता है, और एक आता है वान-टॉफ घटक जो किसी पदार्थ के या विलेय के संगुणन या वियोजन की मात्रा को दर्शाता है। चलिए, विलियन के लिए वान-टॉफ, अब यहां पर वान-टॉफ नियम जो है बॉयल के साथ था, वही है, वही बॉयल, जिस बॉयल का नियम गैस के नियम के साथ पढ़ते हो, वही वाला बात। तो यहां पर आप जानते भी थे वान-टॉफ नियम जो है गैस के नियमों से संबंधित है। तो परासरण दाब जो है गैस के नियमों के को लागू किया जा सकता है, गैस का दाब निकालने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं, जिन समीकरणों का पालन करते हैं। चलो, ये बात तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं, क्या बोला है, तनु विलियन का परासरण दाब इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके आयतन के समानुपाती होता है, इसके आयतन के बराबर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक काम करते हैं ना, सीधा सीधा नियम की तरफ चलते हैं। पाई इज इक्वल टू CRT, ये जानते हैं हम लोग, और आप ये भी जानते हो C जो है ये मोलरता है, और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, NB/V इन लीटर, अगर आप ऐसा चाहें तो, या फिर इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, जो आपने डिटेल में लिखते हो ये वाला भी लिख सकते हो। आपको पता है, याद आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बेटा। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं तो फिर हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, उस विज्ञान को समझ ही नहीं सकते। भले थ्योरी में है, थ्योरी को भी समझने के लिए हमको उनके फॉर्मूले की तरफ जाना पड़ता है। यानी कि थ्योरी हो चाहे वो सूत्र हो, दोनों ही चीज, यानी कोई भी पार्ट हो, कॉन्सेप्ट हो या उसके फॉर्मूले हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, सारी चीजें एक दूसरे के साथ पूरा संबंध रखता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। MB/V इन ml, इस तरह से भी किए हो तो आप जानते हो, तो वही चीज है इस रूप में, इस रूप का शॉर्ट फॉर्म है। इस C के जगह पे हम यहां पर रख सकते हैं पाई इज इक्वल टू NB/RT बाई V इन लीटर। अब आप समझ सकते हो, यहां पे अगर मैं किसी विलयन की बात करता हूं, उसमें मैं तनुता यानी कि विलय की आयतन बढ़ाते जाता हूं, विलायक की आयतन बढ़ाते जाता हूं, तो इसके साथ क्या संबंध आएगा, इनके साथ व्युत्क्रम का संबंध है, और ये अगर स्थिर है तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अर्थात मैं ये कहूंगा पाई व्युत्क्रमानुपाती V, तो इस जगह पे कौन सा सही हुआ, इसका संबंध हुआ A, इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा जब भी आपको कुछ लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियोस दोबारा देखें, थोड़ा बैक करें, थोड़ा स्टे करें, और थोड़ा नोट करके देखें, कॉपी में लिख के देखें, आसान हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, कौन सा वान-टॉफ कारक, अब वान-टॉफ नियम का परासरण दाब संबंधित, वान-टॉफ संगुणन या वियोजन से संबंधित है। वान-टॉफ कारक वही मान प्रदर्शित करता है जो अति तनु विलयन में K4FeCN6 का होता है। अगर 100% वियोजन हो रहा है किसी पदार्थ का, तो देखते हैं, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इसका वान-टॉफ कारक कितना है, K4
FeCN6 का वांट हाफ फैक्टर कितना है अगर 100% वियोजन की बात करते हैं? तब ये K जो है K प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। K कितने बार है? 4 बार है, तो 4 बार K हो गया, प्लस ये पूरा का पार्ट पूरा का पूरा एक साथ रहेगा FeCN6। कितना प्लस निकला? 1K में 1 प्लस, तो 4K में कितना प्लस हो गया टोटल? 1 प्लस गुणा 4 प्लस, तो ये हुआ, इसका हुआ -4। जितना एक तरफ प्लस होता है उतना ही एक तरफ माइनस होता है एक आयन में। ये एक ही बार है, तो ये एक ही बार है। तो इस तरह से आप देख रहे हो टोटल आयनों की संख्या कितनी हुई। एक यहां पर है 4 आयन और यहां पर है 1 आयन। इस तरह से इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू होगी 5, यानी कि आपको आई वैल्यू निकल चुका है 5। इसमें से देखना है कि किसका आई वैल्यू 5 होता है। इसकी आई वैल्यू कितना होगा, चलो चेक करते हैं। एल्यूमिनियम Al प्लस है, कितना प्लस आएगा इस नंबर के हिसाब से देख लो, 3 प्लस, क्योंकि ये नंबर ऊपर चला उधर चला गया। दूसरा SO4 है, SO4 2 है, इसकी ये माइनस है, यहां पर संख्या 2 है, उल्टा कर दो तो 2 हो गया। कितने हैं? SO4 3 है, तो मैंने 3 लिखा। एल्यूमिनियम कितना है? 2, तो ये 2 एल्यूमिनियम और ये। तो अब यहां पर बोलो आई वैल्यू कितनी है इसकी। पॉजिटिव आयन यानी एल्यूमिनियम आयन 2 प्लस सल्फेट SO4 आयन कितना? 3, यानी टोटल 5। तो इसकी आई वैल्यू वही प्रदर्शित, इनमें से लिखा कौन सा लवण लवण का वांठप कारक यानी आई की मान प्रदर्शित करेगा, बराबर प्रदर्शित करेगा, किसके बराबर? इनके बराबर प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर तो ये कर दिया। अब सवाल है सर NaCl कितना करेगा। सिंपल सा बात है कि Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनेगा। तो इसकी आई वैल्यू कितनी होगी? 2। इस जगह पर देखो ये कितना है? एल्यूमिनियम, ये Al प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका प्लस होगा, 3 वैल्यू यहां से आ गया। ये 1 है एल्यूमिनियम, तो एक ही बार हुआ। NO3 माइनस है, कितने बार है? ये 3 बार है। NO3 3 बार है। NO3 जो है ये NO3 है, ये 3 बार है ये नंबर, तो ये 3 हो गया। माइनस, कितने माइनस? यहां पर एल्यूमिनियम कितने बार है? एक ही बार है, कोई माइनस नहीं। तो यहां पे जो संख्या होती है वो यहां पर माइनस की संख्या होगी, यहां पर जो संख्या होगी यहां पर प्लस की संख्या होती है, जो आयन तोड़ने का आता है जिनको। तो यहां पर आई वैल्यू कितना हुआ? 1 धन 3 बराबर 4, इसका 4 हुआ। वैसे आंसर मिल चुका है ना आपको। इसमें क्या हुआ? Na प्लस 2 बार, SO4 माइनस 2 1 बार, 2 और 1। आई की वैल्यू कितनी? आई की वैल्यू कितनी? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आप देख रहे हो कि आई की वैल्यू किसका क्या है। तो K4FeCN6 के बराबर किसमें है? इसमें Al2SO4 3 का जो होता है आई का वैल्यू होता है। ये है इसका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलें। आसुत जल की मोलरता कितनी होती है? हमने कल की क्लास में कैलकुलेट भी कर दिया था और हमने आपको कहा था याद भी रखिए। तो बच्चों याद है ना? हाँ या ना जवाब दो। कोई जरूरी नहीं कि आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो यार चुपचाप सुनेंगे बस, ऐसा नहीं, कोई कहानी नहीं। आप जैसे कपिल शर्मा शो देखते हो तो ठहाके मार के हंसते हो ना, तो पढ़ाई को भी वैसे ही ठहाके मार करके हंसना है, ठहाके मार के बोलना है, चिल्ला के बोलना है, तब आप पढ़ाई कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे। तो कौन सा होगा बोलो? ABCD में जी। ये क्या होता है? 55.56 या 55.5555 मोल पर लीटर होता है। तो ये है आसुत जल या शुद्ध जल की मोलरता। कल कैलकुलेट भी किए थे हम लोगों ने पिछले क्लास में, जस्ट इसके पिछले क्लास में कैलकुलेट किए थे। कैसे करना है वो बताया था मैंने, या फिर सीधा याद भी रख सकते हैं। अब दूसरी बात कि भाई देखें, इस प्रश्न को पढ़िए आप फिर से। वैसे ही कुछ प्रश्न आ गए तो जवाब दे सकते हैं क्या? इनमें से किसमें वांठाप कारक आई की वैल्यू 1 होगी? अब वांठाप कारक निकालना मैंने सिखाया अभी आपको। क्या करना है? उसका वियोजन होता है तो वियोजन करें, पानी में घोलने पर आयन में टूटता है तो कितने आयन में टूटता है उसे ही गिनना था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। NaCl का आई वैल्यू कितना हुआ आपको पता चल गया था।
ये बनाएगा Na प्लस Cl माइनस, यानी दो आयन बने, Na प्लस Cl माइनस, तो I वैल्यू हो गया 2। इसका क्या है K प्लस प्लस NO3 माइनस, तो I वैल्यू कितना हुआ 2, 1 प्लस 1 2। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये सहसंयोजी अणु है। देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड जो जल में घोलने पर आयनों में टूटता है, उसके लिए वांठा फैक्टर आयनों की संख्या होगी। लेकिन जो आणविक अणु हैं, सहसंयोजी यौगिक है, वो आयनों में नहीं टूटते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे यूरिया का फॉर्मूला हुआ NH2CONH2। ये पूरा एक संरचना बनाता है ऐसे, N के साथ 2H जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आगे जाके सिखाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितना घबराओगे उतना आप डर के मारे भागोगे, तो भागो मत, आते जाओ, पढ़ते जाओ, अच्छे से करते जाओ। फिर इसके बाद ये ऐसी बनता है, क्यों बनता है मैं बताऊंगा बेटा, आप हड़बड़ाइए मत। तो ये इसकी संरचना है। तो क्या देख रहे हो, C के साथ O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, N के साथ जुड़ा हुआ है, और ये N के साथ 2H जुड़ा, एक अणु है ये, समझ रहे हो? आपस में परमाणु में इस तरह से गुथी हुई हैं। इनको पानी में घोलने पर वैसे के वैसा रहेगा, ये टूटेगा नहीं किसी भी आयन में या पार्ट में। तो इस तरह से इनकी वांठा फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, इसका वांठा फैक्टर 1 होगा, नहीं टूटा ये। अब जब संगुणन या वियोजन नहीं होता तो वांठा वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सभी उपरोक्त, तो यहां पर जवाब पूछ रहा है कि भाई वांठा का मान 1 आएगा, तो ये 1 यूरिया में आया, तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट होता है। इस तरह से आंसर ढूंढना है। तो सॉल्व कैसे करें किसी प्रश्न को, हल कैसे करें किसी प्रश्न को, यह जरूर देखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। किस यौगिक का वांठाप कारक I तनु विलयन में 2 होगा। अभी प्रश्न लगभग उसी वांठाप से लेके चल रहा हूं, और जितना ज्यादा आपको एक जैसे प्रश्न नजर आएंगे उतना ही ज्यादा फिर उसके बाद अलग अलग तरह के प्रश्नों के भी हल देखेंगे। अब इसका जवाब दो बेटा, क्या होगा, किसका वांठाप फैक्टर 2 होगा, तो बताओ। बस ऐसे ही करना है ना, कैसे करोगे, 2K प्लस SO4 माइनस 2, तो इसका कितना हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 3। इसमें क्या होगा, Na प्लस HSO4 माइनस, तो इसका कितना हुआ, 2 हुआ। शर्करा C12H22O11, ये नहीं टूटेगा, तो ये 1 हुआ। और इसका क्या होगा, Mg प्लस 2 और SO4 माइनस 2। तो यहां पर इसका और इसका, इन दोनों का वांठा फैक्टर 2 होगा। अब बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव में 2 आंसर राइट तो नहीं हो सकता, आप देख लीजिए, आप दोनों को राइट लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर आपके पास फिलहाल ऊपर वाले को राइट दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। चले अगला प्रश्न हमारे पास है, विद्युत अपघट्य जो कि विलयन में वियोजित होता है के लिए वांठाप कारक होता है, इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई मतलब 1, इकाई 1 से अधिक, 1 से कम, 1 इकाई मतलब 1 से कम या अधिक हो सकता है। वांठाप कारक जिसका वियोजन होता है वो क्या होगा, सवाल है। वो वियोजन होना मतलब टूटना, जब टूटता है तो वो बेटा होगा हमेशा 1 से अधिक। लेकिन जब संगुणन हो जाए, मिल जाए, अणुएं मिलने लगती हैं, तब उसका हो जाता है 1 से कम, ध्यान रखना। और वियोजन या संगुणन नहीं होता तो कितना होगा, 1 होगा। ये वांठा फैक्टर संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, तो इसलिए इस चीज को लेकर के आपके सामने लिखा गया है। अब कुछ प्रश्न और है भाई, अच्छे अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुण नहीं है। अणुसंख्यक गुण, गुणधर्म बोलते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हो, तो कौन है जो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणु इस तरह से, ए वाष्प दाब, बी परासरण दाब, सी क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डी है क्वथनांक में उन्नयन। 4 ऑप्शन आपके पास। तो बताएं कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बोलो। अणुसंख्यक गुणधर्म होने के लिए जरूरी क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बेटा, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे।
पहला पढ़े थे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब बस लिखा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, याद आ रहा होगा। तो वाष्प दाब अवनमन या वाष्प दाब ये अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, जो नहीं है उसी को हमको बताना है कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाष्प दाब आप नहीं है। दूसरा परासरण दाब है, क्वथनांक उन्नयन है, हिमांक अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है, हमने पढ़ा है। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं आपको याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? याद आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं। विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ती है या घटने पर घटती है, मतलब ऐसा गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणु संख्यक गुण, अणु की संख्याओं पर निर्भर करने वाला गुण अणुसंख्यक गुण कहलाता है। ठीक। यदि एक आम को 2 घंटे तक नमक के पानी में रखा जाए तो क्या होगा? नमक का अच्छा गाढ़ा पानी है, सांद्र विलयन है, उसमें मैंने आम के एक टुकड़े को डाल दिया या आम को ही डाल दिया। ठीक, बताओ क्या होगा? आम को मैंने डुबा दिया, अंगूर को डुबा दिया, टमाटर को डुबा दिया, जो भी हो, अब यहां पर आम लिख दिया तो आम ही बोलेंगे। नमक के सांद्र विलयन में डुबा दिया तो क्या होगा? ए लिखा हुआ है आम फूलेगा, बी लिखा है आम सिकुड़ेगा, सी लिखा है कोई प्रभाव नहीं होगा, डी लिखा है आम सड़ जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ तो सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है। अब बताइए क्या हुआ? आम क्या होगा? नमक का विलयन, नमक का विलयन बोला है तो नमक के पानी में यानी नमक का विलयन है, सांद्र विलयन है। जैसे नमक के पानी में डुबाओगे, आप ये सोचो कि बाहर का विलयन की सांद्रता अधिक है, अंदर आम के अंदर की विलयन की सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक गति करती है। ये लीजिए आम है, हमने सांद्र विलयन में डुबाया, विलयन में डुबाया, अंदर आम के अंदर जो विलयन है वो तनु है, तो क्या होता है? विलायक, विलायक यानी ए जो है बाहर की ओर गति करेगी, तो ये कहलाता है बाह्य परासरण। ऐसी कंडीशन जब ये सांद्र है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर तनु से सांद्र की तरफ विलायक गति करती है, इस घटना को कहा जाता है बाह्य परासरण। इसको कहा जाता है बाह्य परासरण। और बाह्य परासरण जब होगा तो क्या होगा? आम सिकुड़ेगा, है ना? आम सिकुड़ेगा। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किस में होगा? वाष्प दाब में अवनमन, बेटा एक बात जानते हो, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, कैसे होता है? ये होता है सांद्रता बढ़ने पर विलयन का वाष्प दाब घटता है। एक बात जानिए, विलयन का वाष्प दाब घटता है, यानी कि अवनमन होता है। घटना मतलब अवनमन, घटता है। तो सबके सांद्रता 0.1 बराबर है, बात अलग हो गया। अब दूसरी बात होगी कि भाई सबकी सांद्रता जब समान हो तब क्या होगा? जिसका वियोजन अधिक होता है, अधिक होता है
जिसका यानी कि कौन सा, जिसका मतलब लवण का वियोजन अधिक होता है तो वाष्प दाब अवनमन भी अधिक होगा। वाष्प दाब घटता है यानी कि अवनमन होता है। अब दूसरी बात है वियोजन किसका, यूरिया के बारे में बताया था कि ये NH2CO NH2 है, इसका वियोजन नहीं होता तो I की वैल्यू 1 है। दूसरा ग्लूकोज C6H12O6, इनका भी वियोजन नहीं होता, I की वैल्यू 1 है। ये बेरियम क्लोराइड Ba+2 प्लस Cl- 2 बार तो I की वैल्यू 3 यानी कि वियोजन हुआ, 3 अणु में बना। ये Mg2+ और SO4-2 में टूटेगा तो I की वैल्यू 2 है। तो वियोजन सबसे अधिक किसमें हुआ, I वैल्यू जितना ज्यादा होगा अणु संख्या गुणधर्म उतना ही अधिक होगा। यहां पर इस बात को अर्थात I समानुपाती अणु संख्या गुणधर्म। अब बेटा अणु संख्या गुणधर्म को समझो। वाष्प दाब में अवनमन अधिक होगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन अधिक होगा, क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा, क्वथनांक वाष्प दाब घटेगा, वाष्प दाब में अवनमन अधिक होगा मतलब वाष्प दाब घटेगा। क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा, आई बढ़ी होगा तो उसका मतलब हुआ कि क्वथनांक बढ़ेगा, यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबल रहा था वो उससे ज्यादा पर उबलेगा। हिमांकन होगा यानी कि शून्य पर जो जम रहा था, जो ठोस में परिवर्तित हो रहा था, बर्फ बन रहा था, वो शून्य पर नहीं, शून्य से और कम ताप लाना पड़ेगा, अवनमन होगा, आई बढ़ेगा। तो इसी तरह से परासरण दाब बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, अवनमन उन्नयन ये शब्द का अच्छे से फिक्स बैठा लो। क्वथनांक उन्नयन होता है, हिमांक अवनमन होता है, वाष्प दाब अवनमन होता है। अवनमन यानी कमी, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, उन्नयन क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब, उन्नयन में भी परासरण दाब अधिक होता है। चलिए ठीक है, तो क्लियर। तो यहां पर सबसे अधिक किसका होगा, इसका बेरियम क्लोराइड का। इन तीनों विलयन की तुलना में सबसे अधिक वाष्प दाब में अवनमन होगा, मतलब वाष्प दाब उतना बहुत ज्यादा गिरेगा। ठीक है, अधिक अवनमन मतलब कम होगा। चलिए, प्रेशर कुकर खाना बनाने का समय घटाता है क्यों? बढ़िया प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, पर इस चैप्टर का पार्ट भी है ये। प्रेशर कुकर खाना पकाने का समय घटाता है क्योंकि ए, जल का क्वथनांक भीतर बढ़ जाता है, बी, ऊष्मा का अधिक समानता से वितरण होता है, सी, उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, डी, उपरोक्त सभी। क्या जवाब है बताओ। एक दिन प्रश्नों के लिए भी समय दिया करें ना, क्योंकि प्रश्न जब पढ़ के हम किसी चीज को समझते हैं तो हमारा जो भी पढ़ाई किया होता है वो परफेक्ट होता है। चलिए बोलो क्या होगा। प्रेशर कुकर खाना बनाने का समय घटा देता है क्योंकि जो पानी है, पानी में ही खाना बनता है ना, तो पानी गर्म होता है और अंदर जो भी चीजें हम पकाते हैं वो उसके बॉन्ड टूटने लगते हैं, नरम होने लगता है, इसी को खाना पकना बोलते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने से जब गर्म करोगे तो अंदर वाष्प बन रहा था वो वाष्प निकल नहीं पाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर पानी ओपन वातावरण में पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, पानी का वाष्प निकलेगा और वातावरण में चला जाएगा। तो इस तरह से एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होने के लिए वो उबाल करती है, यानी कि वाष्प निकलता है। लेकिन जब प्रेशर कुकर के अंदर करते हैं तो अंदर से इतना प्रेशर रहता है कि पानी जो है उबलने नहीं पाता, तो टेम्परेचर और अधिक कर सकते हैं, यानी 100 से भी अधिक तापमान ग्रहण कर लेती है पानी और खाना जल्दी पक जाता है। क्या हुआ, इससे उसका क्वथनांक भीतर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से खाना जल्दी पकता है। अगला प्रश्न की तरफ चले, ये 10वां हो गया। CaNO3
ट्वाइस वाट ढाप गुणा कितना होगा। चलो ये आसान है आपके लिए। इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, CaNO3। देखो कुछ प्रश्नों को मैं बार बार क्यों लाता हूं अलग अलग रूपों में, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसका उपयोग कर सकते हो कि नहीं, या करने की क्षमता रखते हो कि नहीं, या करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, ये पता चलता है। चलिए तो देखिए यहां पे क्या, Ca टूटेगा Ca2 प्लस में और NO3 माइनस 2 टाइम्स, दो बार। बेटा ये क्या चीज है, ऐसा क्या होता है, इन सब की चीजों का एक लिस्ट है, फॉर्मूला बनाना सीखो। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का मेरे प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखिए, उसमें ये वाला चैप्टर आपको मिलेगा, ये वाली चीज मिलेगी, फॉर्मूला कैसे बनाते, सूत्र कैसे बनाते। अगर सूत्र बनाने आएगा तो तोड़ने भी आएगा, ठीक है। तो चलिए 1 और 2 3 3, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सोचा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। घोल का मतलब होता है विलयन। इनमें से कौन है जो आदर्श विलयन नहीं है। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहला तो यह है, जो जो यौगिक दिया है ना, जो पदार्थ है तो उसके यौगिक कंपाउंड है, तो उनके फॉर्मूले क्या है वो जानना जरूरी है। जैसे एक पहला विलयन दिया है बेंजीन और टाल्विन का, तो बेंजीन और टाल्विन का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 प्लस टाल्विन का होता है C6H5CH3। मतलब इसमें एक H हटा करके CH3 लगा है, तो दो अलग अलग कंपाउंड हुए। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हुआ CH3OH और इथाइल अल्कोहल हुआ C2H5OH। ऐसे आपको पता होना चाहिए, अभी से याद करो, अभी से, अभी बढ़ते जाएगा, बहुत सारे ज्ञान बढ़ेंगे अगर अभी से शुरुआत अच्छे से कर दिए तो। चलो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और CH, एसीटोन होता है CH3COCH3। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। देखो आदर्श विलयन तब होगा जब दोनों घटकों की संरचना या सूत्र एक जैसा होगा। लगभग सूत्रों में बहुत अधिक अंतर हो तो वह आदर्श विलयन नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए कौन है जिसमें आदर्श विलयन नहीं होने की संभावनाएं हैं। फॉर्मूलों को देखिए, सूत्र मैंने उसमें लिखा है, उसको देखो तो आपको नजर आ रहा होगा। ये वाला क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अलग है, इसका फॉर्मूला बहुत अलग है। देखो CHCl3, यहां पर क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन नहीं है। बाकी लगभग लगभग सब एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है लगभग, वो भी एक जैसा है लगभग, ये भी एक जैसा है लगभग। तो इसी चीज को देखा जाता है। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को आप पहचान सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है। अब इनमें आपको बताना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक या सभी। सोचो, मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। तो बताइए निम्नलिखित में कौन अणुसंख्यक गुणधर्म है। क्या होगा? तो यहां पर होगा निम्नलिखित में से अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब। वाष्प दाब नहीं होता, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। क्वथनांक नहीं होता, क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। सभी लिख दिया है, एक तो सही है यार, सभी में कोई शब्द ही नहीं आएगा। चलिए, निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है, यानी ताप मान से प्रभावित होगा। निम्न में से ऐसा कौन है जिसमें तापमान में परिवर्तन करेंगे तो वो सांद्रता या वो इकाई परिवर्तित हो जाएगी। चलिए बताइए। बताते हैं। निम्नलिखित में से जिसमें आयतन हो वो है मोलरता। इसमें कहीं पर आयतन नहीं आता, इसमें भी कहीं पर आयतन नहीं आता, इसमें भी कहीं आयतन नहीं आता है। तो ये होता है ताप से प्रभावित।
ये एक प्रश्न है। लिखा क्या है, Na2SO4 का 0.004 मोलार विलयन उसी ताप पर ग्लूकोज के 0.01 मोलार विलयन के समपरासरी है। ये विलयन जो है, इसका ये विलयन और ग्लूकोज का ये विलयन आपस में समपरासरी, समपरासरी मतलब परासरण दाब समान है। फिर पूछ रहा है कि Na2SO4 की प्रेक्षित वियोजन की मात्रा कितनी होगी, वियोजन की मात्रा कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए सोचिए कैसे बनाएंगे इनको और फिर हम इनको हल करते हैं। चलिए सोचिए, आप एक बार सोचिए कैसे बनाना होता है, फिर हम बात करते हैं। चलिए देखो बेटा, पहली बात तो ये देखना है कि वियोजन की मात्रा हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले काम तो ये करना होगा कि क्योंकि ये ग्लूकोज तो वियोजित होती नहीं है, वियोजित होगा कौन, ये। तो एक काम हमें करना होगा कि Na2SO4 वियोजित होगा किसमें, Na प्लस 2 टाइम्स और SO4 माइनस 2 में। प्रारंभिक समय में क्या होगा, प्रारंभिक समय में इसकी मात्रा को हमने 1 माना है, तो ये 0 और 0 है। वियोजन के पश्चात हम क्या करेंगे, इसकी इस वैल्यू पे देखिए 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स निकला है इसमें, या अल्फा कह सकते हैं इसको। कैसे, अब इसको जरा समझेंगे, यहीं से समझ लेते हैं। चलिए, इसमें 2 बार है Na, तो मैं यहां पर 2x वियोजन की मात्रा को x से दर्शा रहा हूं, अल्फा भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। इसका x है, 1 बार है, तो यहां पर बचा 1 से ही निकल रहा है ना, तो 1 माइनस एक्स होगा। यहां पर जो अंक होता है वही x की वैल्यू होती है। जैसे 2 है तो 2 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, यहां पर 1 है तो x की वैल्यू ये हुआ। तो I वैल्यू हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा। I के लिए क्या फॉर्मूला आपको याद होगा, संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या। ठीक है, कुल संख्या बाय सामान्य कणों की संख्या। ये क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं संख्या। ये जो लिखा है वो संख्या लिखा हुआ है ना। तो I इज इक्वल टू होगा, वियोजन के पश्चात कितना कण है, ये 1 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x बाई 1। सामान्य कणों की संख्या कितनी, 1 है। तो कितना बचा, 1, ये माइनस एक्स हो गया, तो ये माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कट गया, तो कितना बचा, 1 प्लस 2x। तो I का मान हो गया ये। अब बात करते हैं, आप परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है। परासरण का दाब का फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। 2 विलयन है, समपरासरी के लिए क्या होगा, समपरासरी। विलयन के लिए क्या होगा, विलयन के होगा C1 RT, ये तो निश्चित है, फिक्स है, इंटू I इज इक्वल टू C2 RT इंटू I। इसको I1 कह दूं, इसको I2 कह देता हूं, लिख देता हूं ठीक से। ठीक, इसको कह दूं I1। तो इसके लिए I1 हमें प्राप्त हो चुका है, ये कितना प्राप्त हुआ, ये I1 है। और ग्लूकोज का हम I2 की बात करें तो ये जो है
बिल्कुल 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि विघटन होता ही नहीं है, x की वैल्यू यहां पर 0 ही रहेगा हमेशा, तो उनका वियोजन नहीं होगा। चलिए, अब इस फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है इधर r और t दोनों कट गया। अब बचा क्या है? C1 I1। तो C1 सांद्रता यहां पर दिया गया है, कितना? ये C1 है, C1 वैल्यू है ये, और ये C2 वैल्यू है ग्लूकोज का। तो हम वैल्यू रखते हैं, चलिए 0.004 इंटू I का मान कितना है, बताओ उसमें, इंटू I का मान है 1 + 2x इज इक्वल टू C2 कितना है? ये है 0.01, ये होगा, और इसका मान 1 है, तो 1 करने की जरूरत, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.004 प्लस 0.008x मल्टीप्लाई हो गया 2 से, और ये हो गया 0.01। 0.008x इज इक्वल टू 0.01 माइनस 0.004। ये हुआ, कितना होगा? इनको कैलकुलेट करें तो ये होगा 0.006, इतना हुआ, ये वैल्यू हो गया 0.006। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.006 बाई 0.008, यानी हो गया 6/8। 6/8 मतलब कितना हो गया बताइए? 6/8 का मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताइएगा जल्दी। 6/8 का मतलब 0.75। 0.75 ये है इसका आंसर। ये तो ऐसे प्रश्नों को हल करने लायक आप बन रहे हो, अच्छी बात है, और इसी तरह से आगे बढ़ें। आगे जाके मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है बेटा, कंप्लीट करूंगा तब छोड़ूंगा इस चैप्टर को। याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, तो इन सबको मैं कराने वाला हूं, तो आगे जाके कराने वाला हूं। तब तक के लिए आप याद रखें, अगले अगले क्लास में ये सब मिलने वाला है। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे। आपका समय बहुत अनमोल है, अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना हमारा वीडियो, और उनको बताइएगा। एक बात और, अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो शुरू से पढ़ो, बिल्कुल डायरेक्ट बीच में या कुछ ऐसा नहीं। चैप्टर 1 के सारे वीडियोस नहीं किए हो तो जरूर करो, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। ओके, आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।